Hello everybody, how are you? Fine? Okay. चलिए आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत के पाठ 13 जिसका कि नाम क्या है, एक तिनका, इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। एक तिनका एक कविता है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। किसने लिखी है? हरिऔध जी ने लिखी है। और यह कविता एक तिनका जो है यह आप अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस कविता में क्या है कि किसी घमंडी व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि हमें अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड को चूर करने के लिए केवल एक तिनका ही काफ़ी होता है। यानी कि एक तिनका ही किसी के भी अहंकार को चूर चूर कर सकता है। इसी के संबंध में यह कविता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कविता से, इसमें नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। यानी कि नीचे कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं, इनको आपको सामान्य वाक्य सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे कविता की लाइन पद्य के रूप में होती है, उसकी भाषा कैसी होती है? पद्य के रूप में होती है। तो आपको जनरल भाषा के रूप में उसे बदलना है। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, ये क्या है? कविता की लाइन है कि एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। परंतु अगर जब हम इसे गद्य की भाषा में यानी कि सामान्य भाषा में लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका आ पड़ा। दूसरा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, इसी को ही जब हम सिंपल सेंटेंस में सामान्य भाषा में सामान्य वाक्य में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे। सीधा सेंटेंस बन गया ना कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे, यानी कि कपड़े की गांठ सी बनाकर उन आँख में देने लगे जिससे कि वह तिनका निकल जाए। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ पद की लाइनें दी हुई हैं जिसको कि हमें सेंटेंस के रूप में चेंज करना है। जैसे एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो अब हम इसको कैसे सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे कि एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, या मैं जब एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था। क्या होगा? मैं जब एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था। लाल होकर भी दुखने लगी, नेक्स्ट क्या है? लाल होकर भी दुखने लगी। तो इसको जब हम सामान्य वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आँख भी लाल होकर दुखने लगी, मतलब मेरी आँख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी मतलब कि बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। इसको सीधे सेंटेंस में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ऐंठ बेचारी या बेचारी ऐंठ, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। नेक्स्ट है कि जब किसी ढप से निकल तिनका गया, जब किसी ढप से निकल तिनका गया। ढप से का मतलब क्या है? किसी ढंग से या किसी तरीके से। तो जब किसी ढप से निकल तिनका गया को हम कैसे लिख सकते हैं? जब किसी ढप से तिनका निकल गया। निकल कहाँ आना चाहिए? बाद में। जब किसी ढप से तिनका निकल गया। तो सब समझ में आ गया आपको? इन सभी को आपको चेंज करके लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। यानी कि एक तिनका जो कविता है उसमें किस तरीके की घटना की बात की गई है जिससे पता चलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? इस कविता में उस घटना का वर्णन किया है जब कवि की आँख में एक तिनका गिर गया। जब कवि की आँख में, कवि ने अपने बारे में ही कविता लिखी है कि जब उसकी आँख में एक तिनका गिर गया तो उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठा। उसका सारा घमंड क्या हुआ? चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आँख में पड़ा तिनका निकालते हैं। तो उस वक्त वो क्या हो जाता है? उसकी ऐंठ सारी निकल जाती है, वो एकदम बेचैन होके उसकी आँख दुखने लगती है और वो उसको ऐसा लगता है कि चाहे कैसे भी करके कुछ लोग यह कविता निकाल दें। तो किसी तरह लोग उस कपड़े की नोक से
उसकी आँख में पड़ा तिनका निकालते हैं। तो कवि सोच में पड़ जाता है। क्या होता है? कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था। किस बात का घमंड था? जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए। अब जब ऐसा हुआ तो उसकी बुद्धि, उसकी समझ ने भी उसको ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति यानी कि एक छोटा सा व्यक्ति, छोटे से मतलब है चाहे उसके पास बड़ी धन दौलत नहीं है, पर वो छोटा सा व्यक्ति भी या छोटी सी वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? हर वस्तु का अपना महत्व होता है। कोई छोटी सी वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है, तो हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। जब आँख में तिनका पड़ गया तो घमंडी की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर क्या है? घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। जब घमंडी की आँख में तिनका पड़ा तो उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐंठ समाप्त हो गया। यानी कि एक छोटे से तिनका जब आँख में पड़ गया तो वो बेचैन होकर उसकी सारी ऐंठ समाप्त हो गई। ऐसे ही आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी पहले कि एक चींटी और हाथी की कहानी आपने सुनी होगी कि एक चींटी और हाथी थे। हाथी को अपने विशाल होने पर बहुत घमंड था और वह चींटी से कहता है कि तुम तो बहुत छोटी हो, मैं तो तुम्हें यूं ही मसल सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि चींटी चुपके से उसकी सूंड के अंदर घुस गई, और जब चींटी सूंड के अंदर घुस गई तो क्या हुआ? हाथी बहुत अधिक बेचैन हो उठा। उसको लगा कि किसी न किसी तरीके से मेरी सूंड में से ये निकले, क्या घुस गया है सूंड में। तो हाथी की उस वक्त क्या हुई? सारी ऐंठ समाप्त हो गई। तो क्या कहते हैं, इसीलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जबकि चींटी कितनी छोटी और हाथी कितना विशाल, लेकिन फिर भी चींटी ने उसकी ऐंठ को, अहंकार को पल भर में दूर कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख में से तिनका निकालने के लिए जो उसके आसपास के लोग थे उन्होंने क्या किया? तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली। क्या किया? कपड़े की मूठ, मतलब कपड़े को मोड़कर, होता है ना जब कभी आंख में कुछ गिर जाता है तो कपड़े को मोड़कर आंख में से उसकी कपड़े की किनारी से उसको निकालने की कोशिश की जाती है, या फिर कपड़े को मोड़कर उसकी गरम गरम हवा आंख में दी जाती है, जिससे कि उसमें आराम मिलेगा। आंख जो दुख रही है उसमें या लाल पड़ रही है उसमें आराम मिल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ये आपकी में लाइन में आया है ना कि उसकी समझ ने या बुद्धि ने उसको क्या चेतावनी दी? ऐंठ ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उसकी बुद्धि ने, उसकी समझ ने क्या कहा कि तू इतना क्यों ऐंठता रहा, एक तिनका तेरे लिए बहुत है। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। कबीरदास जी ने भी अपनी एक कविता में इसी तरीके की चेतावनी दी है। उनकी कविता की लाइनें क्या हैं? तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इसका मतलब क्या है कि कभी भी तिनका को निंदिए नहीं, या मतलब कि उसको छोटा मत समझिए, तिनके को उसकी निंदा मत करिए जो कि पाँव के नीचे होता है। पाँव के नीचे पड़े हुए तिनकों को कभी भी छोटा मत समझिए, उसकी निंदा मत करिए। यानी कि वह कभी भी उड़कर जब आँखों में पड़ जाता है तो पीर घनेरी होए, मतलब पीर यानी तकलीफ, कष्ट, घनेरी बहुत, तो बहुत अधिक कष्ट होता है अगर तिनका उड़कर आँखों में पड़ जाता है। आपने देखा होगा जब कभी आप सड़क पर जा रहे हैं और अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो आपकी आँख में उड़कर कुछ भी तिनका या बालू आकर आँख में गिर जाती है
तो कितनी तेज कष्ट होता है, पीर होती है यानी कि दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो आँख पाँव के तले जो तिनके पड़े हैं उनको भी कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो भी। अब इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। दोनों में ही क्या समानता है कि दोनों ही काव्यांश के माध्यम से कवि ने सबको यह संदेश दिया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। दोनों ही में ही कविताओं में इसी बात का जिक्र किया गया है कि अगर एक तिनका भी आँख में पड़ जाता है तो वह बहुत अधिक बेचैन कर देता है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में? ये दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिऔध जी ने द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने क्या बात कही है कि किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रहना चाहिए, हमें अपने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा अहंकार कभी भी चूर चूर हो सकता है। और छोटे से, लेकिन जो कबीरदास जी हैं उनकी कविता हमें कहती है कि छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है, परंतु प्रत्येक तुच्छ समझे जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। यानी कबीरदास जी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। और हरिऔध जी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी छोटी वस्तु से हमारा अहंकार दूर हो सकता है, हमारा अहंकार चूर चूर हो सकता है। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। इसमें इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, इसी से ही तो शुरू किया है कवि जी ने कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तो कविता के वाक्यों में बदलाव हो जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों को बदलाव को देखिए। तो कहने का मतलब है कि जब इस कविता में मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ है, तो इस मैं शब्द से क्या पता चल रहा है कि कवि अपने बारे में बात कर रहा है। वह स्वयं अपने लिए कह रहा है कि मैं घमंडों से भरा हुआ अपनी मुंडेर पर खड़ा था, छत की मुंडेर पर। तो इससे कविता पढ़, और अगर कोई कविता पढ़ रहा है तो वह जब इस कविता को पढ़ेगा तो क्या लगेगा, कविता पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है। परंतु अगर हम मैं के स्थान पर वह लिख देते हैं तो फिर देखिए कि कविता में क्या बदलाव हो जाता है। यानी कि वह फिर किसके बारे में बात हो जाएगी कविता में, कि हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह घमंडों से भरा हुआ है, यानी कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वह घमंडों से भरा हुआ था। चलिए देखते हैं कि इसमें कविता में क्या बदलाव आता है। वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। अब हम कविता पढ़ रहे हैं, देखिए कि वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब अपनी छत पर खड़ा था। अब स्वयं कवि नहीं खड़ा है, या स्वयं हम नहीं खड़े हैं, कविता पढ़ने वाला कौन खड़ा है, कोई तीसरा व्यक्ति छत पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसकी पड़ा, यहाँ पर ये नहीं है कि आँख में मेरी पड़ा, एक तिनका आँख में उसकी पड़ा, यानी तीसरे पर्सन जिसके बारे में हम कविता बोल रहे हैं। वह झिझक उठा हुआ बेचैन सा। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, वह आ गया, मैं नहीं आया कि मैं झिझक उठा। वह झिझक उठा यानी कि कोई अन्य व्यक्ति जिसकी आँख में तिनका पड़ा वह झिझक उठा, बेचैन हो गया और लाल होकर उसकी आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ी की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। और लोग कपड़े की मूठ देकर उसकी आँख में, तीसरे पर्सन की, मेरी आँख में नहीं, किसकी, तीसरे पर्सन की आँख में कपड़े की मूठ देने लगे, और उसी समय उसकी ऐंठ क्या हुई, दबे पाँव भागी। मतलब कि
वह चुपचाप चली गई ऐंठ। क्यों चली गई? क्योंकि उसे दिख गया यहाँ अब मेरा कोई काम नहीं है ऐंठ का, क्योंकि वह बेचैन हो गया और दूसरे लोग उसकी सहायता में लगे हुए हैं। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, यानी जब किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब उसकी समझ ने यूँ उसे ताने दिए। यहाँ क्या आया? उसकी, वह की वह आ रहा है चूँकि, तो यहाँ पर हम यह नहीं कहेंगे कि तब मेरी समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, तब उसकी समझ ने, यानी जिसकी आँख में तिनका गिरा उसकी समझ ने उसको ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तीसरे पर्सन से ही उसकी ऐंठ कह रही है कि तू किस लिए इतना ऐंठता रहा, तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है, तेरे अहंकार को चूर चूर करने के लिए। तो समझ में आ गई आप लोगों को कि एक शब्द के चेंज होने से कविता का भाव बदल गया। यहाँ जो पहले कविता स्वयं के लिए कही जा रही थी, वही कविता अब किसके लिए बन गई? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बन गई। तो सारे जितने भी अभी आपको मैंने ये सब बताए हैं एक्सरसाइज, इन सभी को आपको करना है, ध्यान से समझ कर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।